तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। एक बढ़िया सा डिफरेंस आपके लिए लेके आए हैं जो हमारा है पर्ट और सीपीएम के बारे में, पीईआरटी और सीपीएम। ठीक है ना, एक बढ़िया सा डिफरेंस है। आपको अगर नोट्स पूछे कोई नोट लिखने के लिए कि पर्ट के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखे तो आप वो लिख सकते हो, सीपीएम के ऊपर शॉर्ट नोट लिख सकते हो इसी वीडियो से। और डिफरेंस अगर आपसे पूछेगा तो डिफरेंस तो हो ही जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हम कितने करने वाले हैं? देखो 5 पॉइंट आपके सामने है। ठीक है, अभी मैं दो तीन या 4 पॉइंट में और लिख दूंगा तो काफी अच्छा खासा कंटेंट आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं ये वाला डिफरेंस। ठीक है ना, कि पर्ट और सीपीएम होता क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो पहला हमारे पास है फुल फॉर्म, समझ लेते हैं फुल फॉर्म क्या है। पर्ट की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। क्या है? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इसकी फुल फॉर्म है। जबकि सीपीएम की बात करें तो क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है ना, तो क्रिटिकल पाथ मेथड जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा आ गया प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जबकि दूसरा है क्रिटिकल पाथ मेथड। पॉइंट पहला क्लियर। पॉइंट नंबर 2, मीनिंग है क्या ये? तो पर्ट इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, ये क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है दैट यूटिलाइजेस बोथ द प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फेजेस। जो कि किसकी बात करेगा? प्लानिंग फेजेस को भी यूज करेगा एक तरह से, और ऑर्गेनाइजिंग फेज जो फेज होता है उसको भी यूज करेगा। इन एडिशन किसके साथ में? शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग स्ट्रेटजी, यानी जो आपके कंट्रोलिंग एलिमेंट्स है, जो शेड्यूल, जो टाइम एंड वार जो भी आपका है, उसके साथ साथ ये आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग फेज पे भी ध्यान देगा, उसकी बात भी करेगा। ठीक है, जबकि अगर हम सीपीएम की बात करें तो इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये हमारा क्या है? स्टैटिस्टिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये क्या था? हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी था, ये स्टैटिस्टिकल बताया गया इसको। आगे लिखा है प्रोसेस दैट एम्फेसाइजेस, यानी जो जोड़ देता है, जोड़ देना, जो फोकस करता है किसके ऊपर? शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल एलिमेंट्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ शेड्यूलिंग कंट्रोल एलिमेंट्स की बात करेगा, जबकि पहले वाला जो है वो शेड्यूलिंग कंट्रोलिंग तो है ही है, उनके एडिशन में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग फेज की बात भी करेगा। पॉइंट क्लियर हो गए? तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे किए कि जो पहला फुल फॉर्म कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक पर्ट होता है, और क्रिटिकल पाथ मेथड जो है हमारा वो सीपीएम होता है। मीनिंग की बात की तो ये शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग के साथ साथ में आपको इन एडिशन में क्या देखने को मिलेगा? प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग ही दिखेगा, यानी कंट्रोल एलिमेंट्स। पॉइंट क्लियर। पॉइंट नंबर 3, टाइम की बात करें तो इट इज अ पॉपुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ये बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। दैट इज एप्लीकेबल व्हेन, तो तब एप्लीकेबल होती है जब टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश अ प्रोजेक्ट, यानी किसी प्रोजेक्ट को फिनिश करने का जो टाइम होती है, ठीक है, इज नॉट सर्टेन, यानी उसके बारे में नहीं पता हो, वो सर्टेन नहीं हो, वो अनिश्चित हो। सर्टेन तो निश्चित होता है, तो निश्चित नहीं है ना, तो वही लिखा हुआ है इट इज अ पॉपुलर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट इज एप्लीकेबल व्हेन द टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश प्रोजेक्ट इज नॉट सर्टेन। बट यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम है, एक स्टैटिस्टिकल टूल है, ये मेजर है विच हैज अ सर्टेन, जिसका सर्टेन, यहाँ पे वर्ड सर्टेन आ रहा है, सर्टेन स्टार्ट एंड एंड टाइम फॉर अ प्रोजेक्ट, यानी किसी प्रोजेक्ट का स्टार्ट और एंड टाइम यहाँ पे पता होता है, बट इस वाले में नहीं पता होता। क्लियर हो गया कि कब वो फिनिश होगा? डन। पॉइंट नंबर अगला कौन सा हमारे पास? चौथा, जॉब की बात करें तो यहाँ पे जो जॉब होती है वो नॉन रिपीटेटिव होती है। ठीक है ना, रिपीट नहीं देखने को मिलेगा, जबकि इट हैज रिपीटेटिव नेचर ऑफ जॉब, यहाँ पे रिपीटेटिव होता है। ठीक है ना, तो उसके बाद सूटेबल की बात करें तो इट इज सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स विच रिक्वायर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये उनके लिए अच्छा होता है जहाँ पे रिसर्च और क्या चाहिए हो, डेवलपमेंट टाइप की चीजें चाहिए होती है, वहां पे सही रहता है। तो इट इज सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, विच रिक्वायर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जबकि ये सूटेबल है किसके लिए? नॉन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पे रिसर्च की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या ऐसी चीज है कि कंस्ट्रक्शन हो गया, सिप प्रोजेक्ट्स हो गया, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, है ना, सिविल प्रोजेक्ट्स हो गए, इस टाइप की चीजें यहाँ पे आती है। ठीक है, तो 5 पॉइंट आपको मैंने अच्छे से कराया। देखो बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। 5 पॉइंट मिटाने से पहले एक बार सुन लो ध्यान से। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक पर्ट होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड हमारा सीपीएम होता है। यहाँ पे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग भी आती है इन एडिशन टू शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग स्ट्रेटजी के साथ साथ। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग एलिमेंट्स ही आते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बात की, यहाँ पे किसी भी प्रोजेक्ट को फिनिश करने का जो टाइम है वो सर्टेन नहीं होता है। यहाँ पे स्टार्ट और एंड टाइम आपका सर्टेन होता है, पहले से पता होता है कि कब वो स्टार्ट होगा कब खत्म होगा। ठीक है ना, ये नॉन रेपिटेटिव नेचर ऑफ जॉब होती है, ये रेपिटेटिव होती है, यानी
बार बार रिपीटेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा ये सूटेबल होता है उन प्रोजेक्ट्स के लिए जहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट की जरूरत होती है, रिसर्च और डेवलपमेंट भी आता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ये सही लगता है। यहाँ पे ये नॉन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए होता है, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, सीधा कंस्ट्रक्शन हो गया, शिप हो गया, मैंने बताया था सिविल हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो गया, तो इस टाइप की चीजें यहाँ पे आती है, कंस्ट्रक्शन टाइप की चीजें। समझ में आ गया? तो 5 पॉइंट आप फटाफट से नोट डाउन कर लिए, ठीक है, कर लीजिए, फटाफट से कर लीजिए। तो आप देखिए आगे मैंने कितने पॉइंट सबका और दे दिए, 4 पॉइंट और दे रहा हूं, ठीक है ना, तो काफी अच्छा खासा कंटेंट आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट हमारा क्रैशिंग कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो उसने बोला यहाँ पे क्रैशिंग कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, जबकि यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। क्यों? देयर इज नो चांस ऑफ क्रैशिंग, यहाँ पे क्रैशिंग का कोई चांस नहीं है, एज देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम सर्टेन नहीं है, यहाँ पे टाइम सर्टेन आपका है ही नहीं, हमने पहले भी पढ़ा था, इसलिए यहाँ पे क्रैशिंग का कोई पंगा नहीं आता। बट यहाँ पे देयर में बी क्रैशिंग, यहाँ पे क्रैशिंग हो सकती है क्योंकि आपका जो टाइम है वो बिल्कुल सर्टेन है, तो सर्टेन टाइम बाउंडेशन है, अगर आप उस पर काम नहीं कर पाए तो क्रैश हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, कोई ऐसा सर्टेन टाइम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे क्रैशिंग नहीं होगी, यहाँ पे क्रैशिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्रैशिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि नो सर्टेनिटी ऑफ टाइम। यहाँ पे क्रैशिंग क्यों हो रही है? क्योंकि सर्टेनिटी ऑफ टाइम है, यानी टाइम बाउंडेशन है। आगे हम बात करें मॉडल क्या, तो पर्ट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, ठीक है, ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है। जबकि सीपीएम जो बात करें ये किसकी बात करता है? डिटर्मिनिस्टिक मॉडल, ठीक है, जिसे हम डिटरमाइन कहते हैं ना, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल हो गया, उसकी बात करेगा। तो ये नाम याद रखने हैं आपको। साथ ही साथ फोकस की बात करें तो द मेन फोकस ऑफ पर्ट का मेन फोकस होता है इज टू मिनिमाइज द टाइम रिक्वायर्ड, यानी जितना भी टाइम है उसको कम करना, टाइम को जितना हो सके तो मिनिमाइज करो। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम बोला गया उस टाइम को कोशिश करो मिनिमाइज करने में, ठीक है। तो अगर मिनिमाइज करने की बात कर रहा था वो पर्ट है, तो द मेन फोकस ऑफ पर्ट इज टू मिनिमाइज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए अगर उसको मिनिमाइज करने की बात हो रही है तो उसका मतलब वो पर्ट के अंदर आएगा, क्लियर है। जबकि सीपीएम की हम बात करें तो ये जो फोकस करता है ये करता है टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ पे। टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ, ये होता क्या है? टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ का मतलब होता है कि जितना जो आपने टाइम मांगा है, मतलब किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, कुछ भी कंप्लीट करना, तो आप एक टाइम बोलते हो, तो टाइम इतना रखो कि टाइम भी कम लगे और जो आपने टाइम लिया ना वो टाइम इतना होना चाहिए कि उसमें कॉस्ट भी है ना वो ऑप्टिमम, मतलब कम से कम कॉस्ट लगे। बात ऐसा होता है, कई बार हम बोलते हैं कि ये काम ना 2 महीने में हो जाएगा, तो 2 महीने अगर मैंने बोले तो 2 महीने वो ऐसा टाइम पीरियड होगा जिसमें कॉस्ट भी कम आएगी। समझ में आ गया? तो इस तरह से टाइम फ्रेम रखना है कि कॉस्ट भी कम आए, तो कॉस्ट को यहाँ पे ध्यान में रख करके किया जाएगा। तो उसने बोला सीपीएम मेजरली फोकसेस ऑन टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ एज मिनिमाइजिंग कॉस्ट इज मोर इंपोर्टेंट, कॉस्ट को मिनिमाइज करना मोर इंपोर्टेंट है। बात दोबारा बोला, टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ का मतलब क्या हो गया? देखो, ना ज्यादा टाइम भी नहीं बोलना, मतलब एक जो आपने टाइम लिमिट रखी ना वो इस तरह से आपको फिक्स करनी है, तो मतलब इसका मतलब आसान नहीं है ये भाई, टाइम फिक्स इस तरह से करना है कि टाइम जो आपने रखा है, एक बाउंडेशन रखी है, उसके अंदर जो हम काम करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो भी क्या है, कम आए। बात समझ आ गया ना? हड़बड़ी भी नहीं करनी है और ढंग से काम करके अपना जो काम है वो कम से कम कॉस्ट पे कर देना है। चलो, तो यार टाइम कम की बात कर रहा है, यहाँ पे कॉस्ट को मिनिमाइज करना इज मोर इंपोर्टेंट, ठीक है ना। डमी एक्टिविटीज की बात करें तो इसने बोला डज नॉट यूज एनी डमी एक्टिविटीज, ये डमी एक्टिविटीज को यूज नहीं करता पहले वाला। जबकि दूसरे की बात करें ये यूज करता है डमी एक्टिविटीज को फॉर रिप्रेजेंटिंग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, यानी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बीच में डमी एक्टिविटीज डाल सकता है। समझ में आ गया? तो ये अगले 4 हमने जो पढ़े ये इसके डिफरेंस के पॉइंट हो गए सारे, ठीक है। आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी जहां तक है, ठीक है। पूरी कोशिश की थी कि कुछ मतलब 8-9 पॉइंट लिख करके समझाया, तो 9 पॉइंट हो चुके हैं आपके पास और इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।